हेलो और वी विमेन वांट की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसिड विक्टिम्स के साथ। हम हर शो में आपको एक तरह की कहानियाँ लाते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, जो सर्वाइवल की स्टोरीज होती हैं, जो होप की होती हैं, जो सेलिब्रेशन की होती हैं और जो करेज की होती हैं। लेकिन आज हमारे साथ हैं जुड़े विक्टिम्स, मैं विक्टिम्स नहीं कहूँगी क्योंकि वो खुद अपने आप को पीड़ित नहीं कहते, ये अपने आप को सर्वाइवर्स कहते हैं। अपने आप को जिन्होंने जंग लड़ा है, जिनके ऊपर नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन उसको भी उभर के आए हैं, अपनी कहानी आपके साथ रखेंगे और क्या क्या इनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं जो फेस करते हैं वो भी हम उनसे आज डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ हैं ऋतु। वो 10 शी वॉज इन क्लास 10 जब इनके ऊपर ये एसिड अटैक हुआ था, और जिन्होंने किया था उनके फैमिली के साथ शायद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी थी और इनके ऊपर भी वो इंटरेस्टेड थे। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, लव इंटरेस्ट भी था और उनके ऊपर उन्होंने शी वॉज द विक्टिम ऑफ देयर वाज समवन हु थ्रू एन एसिड ऑन हर। फिर हमारे साथ हैं अंशु। शी वॉज सिर्फ 15 साल की थी जब इनके ऊपर एक आदमी जिनको वो अपने दादाजी समझते थे, उस 55 साल के थे, ही वॉज इंटरेस्टेड इन हर। उन्होंने उनके ऊपर सेक्शुअल एडवांस किया, इन्होंने मना किया, तो रात को जब सो रही थी अपने ही घर में उनके ऊपर उन्होंने एसिड फेंका। और फ़राह खान, उनकी शादी हुई थी, फिर उनका डिवोर्स हुआ। डिवोर्स के बाद 1 साल बाद उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर उनको एसिड फेंका उनके ऊपर। और मेरे साथ बैठी हैं प्रमोदनी रॉड। शी वॉज 16 साल की थी जब उनके ऊपर इतना इनफैक्ट सच एन एसिड अटैक हुआ कि उनको 4 साल बेड रिडन हुआ, कोमा में थी अस्पताल में। उसके बाद उनकी रिकवरी हुई और रिकवरी के साथ एक थोड़ी पॉजिटिव स्टोरी भी आई। तो फिर मैं सबसे पहले प्रमोदनी, आपकी जो पॉजिटिव स्टोरी है उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। आप अपनी कहानी बताइए। वहाँ जैसे कि मेरा नाम प्रमोदनी रॉल है, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरे ऊपर 2009 में एसिड अटैक हुआ था। तो when I was 16 years old, I got acid attack. I had an acid in 2009. There was an army person who attacked me. After acid attack, my body was burned 80%, and I was in ICU for 9 months. I went to coma for 26 hours. After I came out coma stage, I was completely paralyzed. So after 5 years, I was treatment in मतलब 5 साल आपका कोमा में था? या पैरालिस स्टेज, कोमा से बाहर आने के बाद, मतलब वो ऑलमोस्ट 50% कोमा स्टेज रहता है पैरालिस स्टेज का। तो दैट टाइम आई वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड। तो मतलब आप बेडरिडन भी थी, आपकी आंखें भी चली गई थी? हाँ जी, आई साइड भी चला गया था। फिर आपको अस्पताल में कुछ हमदर्दी मिली, यू फाउंड समवन? या 2014 में मेरा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हो रहा था। तो उस टाइम जैसे फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में लेडीज सिस्टर्स होते हैं, तो उनके सारे दोस्त को ऐसे बुला के दिखाती थी। तो ऐसे ही एक उनमें से एक दोस्त है जो आज मेरे हस्बैंड है, सरोज उनका नाम है। वो मेरे लाइफ में एक स्ट्रेंजर, एक गॉड गिफ्ट बन के आए थे। तो उन्होंने मुझे मेंटल एंड फाइनेंशियली सपोर्ट किया, बिकॉज उनको उस टाइम मेरी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो मेरे पापा नहीं है, जब मैं 4 साल की थी पापा करंट में डेथ हो गए थे और उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। आई हैव 2 सिस्टर, आई हैव अ वंडरफुल मदर। और फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उनको जब सारी चीज़ें पता चला तो धीरे धीरे उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। तो फिर 2 साल तक हम लोगों की फ्रेंडशिप रही। फिर आई हैव बीन कनेक्टेड विद साम फाउंडेशन सिंस 2016। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। फिर 2017 में लेफ़्ट साइड आई में मेरा आई ट्रांसपेरेंट हुआ, दूसरे इंसान का आँख लगा है, तब जाकर मुझे 20% विजन में दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद मैंने उड़ीसा में काम करना शुरू किया। आज मैं एक रात में जस्ट सी व्हाट हैपेंड, जस्ट आई साइड गई, बेडरिडन हुए। और इस तरह की संस्था भी हैं जैसे कि छां फाउंडेशन है, उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ ऋतु हैं। ऋतु, एक बार अपना कहानी बताइए आप लोगों को। मेरे ऊपर 2012 में अटैक हुआ था और मेरे कज़न ब्रदर ने ही मेरे ऊपर अटैक, किसी से, उसने खुद नहीं किया था, किसी से 1,25,000 रुपीज़ दे के मेरे ऊपर अटैक करवाया था। और जब मुझे पता चला या मेरे को बताया गया कि आपका ही फैमिली मेम्बर है, तो मेरे लिए शौक था कि नहीं, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बचपन में उसकी गोद में खेला है। वो मेरे से 22 ईयर्स बड़ा है। मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैं 16-17 ईयर्स की थी और वो 39 ईयर्स का था उस टाइम पे। तो मतलब बहुत दुख होता है। और जब वो जर्नी स्टार्ट होती है एक एसिड अटैक होने के बाद, वो हर एक स्टेप पे बहुत चैलेंजिंग होता है। मतलब ट्रीटमेंट से लेके और खुद के पेन से लेके, या फैमिली, एक एसिड अटैक तो होता है वो एक लड़की के ऊपर होता है, उसके बाद उसकी पूरी फैमिली को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, वो ट्रीटमेंट कैसे करवा पाती है, वो कैसे उसको संभालती है। क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है एक एसिड अटैक के बाद वैसी ही कंडीशन हो जाती है
कि उसका इतना ही केयर लेना पड़ता है जितना एक छोटे बच्चे का, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वो समय रहता है। तो एसिड अटैक हुआ, मैं 10 डेज़ आईसीयू में थी, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो उसी बीच मेरे लेफ्ट आई चली गई और फेस के फीचर्स जाने लगते हैं। सभी सर्वाइवर्स को आप देखेंगे तो मतलब धीरे धीरे जब एसिड का असर जाता है तो वो बोन तक गला देता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस होता है। अंशु, आपकी कहानी थोड़ी तो हमने बताई है, लेकिन आप जो आपकी अपनी सफरिंग है वो तो आप ही बता सकते हैं। मेरा नाम अंशु राजपूत है और बेसिकली हम एक गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में जो होते हैं बहुत छोटी छोटी सोच के लोग होते हैं और ज़्यादा चीज़ों के बारे में लोग अवेयर नहीं होते हैं। हम 15 साल के थे और मेरे ही पड़ोस में रहने वाला एक 55 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर आते जाते मुझे छेड़ता था और काफ़ी टाइम तक मैंने इग्नोर किया, क्योंकि हम उसको दादाजी बुलाते थे, क्योंकि वो मेरे ही घर के पास रहते थे। और मतलब एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला कि तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो उस दिन मुझे बहुत बड़ा सदमा सा लगा कि जिस व्यक्ति को हम दादाजी की नज़रों से देखते हैं और वो मेरे प्रति ऐसी भावना रखते हैं, तो पहले मुझे लगा कि अगर घर में बताएंगे तो शायद कोई मेरी बात नहीं समझेगा। तो इसलिए काफ़ी टाइम तक जो उनके मतलब हरेसमेंट थे, जो उनके जो हरकतें थी वो मैंने झेली। लेकिन एक टाइम पे मैंने स्कूल छोड़ दिया और हम घर में रहने लगे। फिर मेरी मम्मी पापा से मेरी बात हुई और उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने उनके घर वालों से बात किया। तो होता है ना हमारी सोसाइटी में कि अपनी गलती हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया और फिर मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया। गाँव में पता चला तो गाँव वालों ने उनको डराया धमकाया और बोला कि नेक्स्ट टाइम ऐसे करोगे तो आपको पुलिस कंप्लेन कराएंगे। उसके बाद उनके ईगो को ये हर्ट हो गया बात कि ये गांव में मेरी बदनामी कैसे करा सकती है। तो उसी कारण चलते उन्होंने घर में सोते मुझ पर तेजाब डाल दिया। मतलब सोते हुए ही अपने घर में अपनी फैमिली के साथ आप सो रही थी और वो आके उन्होंने आपके ऊपर एसिड फेंका? जी। फरा, आपका साथ जो हुआ उसके बाद, आपके तो हस्बैंड थे जिनके साथ आपका डिवोर्स हुआ था, फिर आप? जी, एक्चुअली मेरी शादी 2004 के आसपास हुई थी और मैं 6 ईयर अपने हस्बैंड के साथ रही और मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा रिश्ता बना रहे। लेकिन मेरे हस्बैंड का कॉल गर्ल्स लाना, वर्क नहीं करना, मुझे मारना, गाली देना, फैमिली से नहीं मिलने देना और 5 साल के बच्चे से भी मैं पर्दा करती थी। मेरे घर के अंदर किसी की एंट्री नहीं थी। अगर डोर भी ओपन हो जाता था किसी टाइम सब्जी अब्जी या कुछ लेने के लिए तो तब भी गाली वाली पड़ती रहती थी। बट मेरे घर का ऐसा माहौल नहीं था, कभी मैंने ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी। तो 6 साल तो मैंने बहुत कोशिश किया रिश्ता बना रहे। जब नहीं ऐसा हुआ तो फिर मुझे लगा कि लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, उसको जीना चाहिए और ये बंदा मतलब 6 साल में जो नहीं सुधरा वो क्या आगे ही सुधरेगा। तो मैंने फिर डिवोर्स का डिसीज़न लिया और मैंने डिवोर्स बोला तो मुझे डिवोर्स देना नहीं चाहते थे। तब मैंने 2009 में डिवोर्स केस किया था और 2010 में वो फाइनल डिसीज़न मेरे हक़ में ही आया था। और उसके बाद फिर उन्होंने 2011 फरवरी को ऐसे अटैक किया था। लेकिन उस बीच में मैंने अपने आप को स्टेबल किया था। मैंने अपना एम्ब्रॉयडरी का बिज़नेस स्टार्ट किया था और वो बिज़नेस काफ़ी मतलब अच्छा चल रहा था। फैमिली में मैं घर में बड़ी हूँ तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, भाई छोटे थे। तो उन चीज़ों को लेके भी कुछ गांव में बेसिकली जैसे अंशु ने बोला कि मैं भी गांव से ही बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ की जो लोगों के थॉट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि वो गांव में क्या है महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी मेरा स्ट्रगल ही चल रहा था कि लोगों के जो नेगेटिव कमेंट, जो सोच थी, मुझे लग रहा था उनको मैं अपने को एक बेहतर जगह खड़ा करके उनकी सोच बदल पाऊंगी। लेकिन उसी बीच जब ये हादसा हो गया तो और लोगों के माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ गए। तो मेरे मन में ये चीज़ें चलती ही रहीं कि मुझे ठीक होना है, लोगों को प्रूव करना है कि हर जगह पे लड़की गलत नहीं होती है। तो इसी तरह से मैंने आगे बढ़ती रही और फिर मैं 2015 में छाँव से जुड़ी। लेकिन उससे पहले का जो सफ़र होता है वो बहुत पेनफुल होता है कि जैसे एक बच्चा जब होता है तो उसकी केयर हमें इतनी नहीं करना पड़ती है। जब ऐसे अटैक हो जाता है ना तो उसके बाद कितनी केयर करना पड़ती है वो बहुत ही, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का बहुत रिस्क रहता है। तो मेरी मम्मी पापा ने रात दिन मेरे लिए लगे रहते थे, रात दिन मेरे ऊपर मेहनत करते थे, तब जाके मैं शायद ऊपर वाले की और अपने मतलब पेरेंट्स की वजह से ज़िंदा रह पाई। क्योंकि जो एसिड है वो 24 घंटे तक असर करता है। जिस टाइम मेरे ऊपर एसिड डला था
उस टाइम मुझे ऐसा लगा गुनगुना पानी है, और उसके बाद एकदम से स्किन में बाउल्स की आवाज़ आने लगी, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो ग्रेवी की बाउल्स बनती है, इस तरह से चेहरे से आवाज़ आने लगी, और पूरा जो कुर्ता था वो सारा मेल्ट होके नीचे गिरने लगा, बहुत तकलीफ़ होने लगी। तो उसके बाद पूरी नाइट, जब उस टाइम तो वाइट हो जाता है फेस, उसके बाद 1 नाइट के बाद जहाँ जहाँ एसिड जाता है वो पूरा ब्लैक हो जाता है, और वो ब्लैक होता है तो अंदर की बोन तक डैमेज होती है। माय गॉड। और उसको थोड़ा सा मेडिकल के बारे में ऋतु बताइए, व्हाट इज़ द मेडिकल केयर दैट इज़ नीडेड? एक अटैक होने के बाद मेडिकल का क्या रोल रहता है, मतलब मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया है, तो वो फुली एसी नहीं था, मतलब मैं हॉस्पिटल में थी रोहतक पीजीआई में, उसमें एसी नहीं था, और जो कि सबसे पहले मतलब एसी की रिक्वायरमेंट रहती है, वो इतना जलता है ना, इतना तेज़ वो हीट करता है कि आप गर्मी में नहीं रह सकते हो, आप एसी के बिना नहीं रह सकते हो। आपको रेगुलर केयर चाहिए, आपको हाइजीन को मेंटेन रखना होगा, आपको मतलब आपकी फैमिली या कोई भी हो, मतलब अभी कोविड आया है, मुझे लगता है कि उससे पहले या उससे बाद कि अटैक को भी मतलब हाथ सैनिटाइजर करो, और मतलब मेरे बेड को कोई छूता नहीं था, डॉक्टर्स ने बोला कि सिर्फ वाइट ही कपड़ा, मेरा सब वाइट टॉवल, वाइट शर्ट, वाइट पैंट, सब कुछ वाइट, क्योंकि कपड़ा भी बनता है तो उसमें कलर डलता है तो वो केमिकल होता है, तो वैसी कुछ भी चीज़ नहीं यूज़ करना होता है, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब ध्यान रखना पड़ता है हाइजीन का, और बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट है, बहुत ही महंगा है, मतलब एक ऑपरेशन 1.5-2 लाख रुपए का होता है हर एक ऑपरेशन, और एसिड इतना ज़्यादा बर्न करता है, फीचर्स तो जाते ही जाते हैं, जिसके भी फेस पे अटैक होता है उसकी आइज़ तक चली जाती है। हम 4 लोग बैठे हैं, चारों लोगों के पास, मेरे पास लेफ्ट आई नहीं है, इनके पास भी नहीं है, उनके पास राइट आई से नहीं देख पाती है, फराजी भी लेफ्ट आई से नहीं देख पाती है, और मैं रानी और फराजी की बात करूँ तो उनका विज़न जो है वो ना के बराबर है, उनकी काउंटिंग एज अ ब्लाइंड लोगों में ही की जाती है। मेरा अभी भी एक डॉक्टर से, आई वाले डॉक्टर से बात कंसल्ट किया था एम्स में, तो उनका कहना यही है कि जो इनकी आई की कंडीशन है वो ऐसी है कि मतलब एज अ ब्लाइंड की तरह ही, वो बहुत हाथ पकड़ के उनको चलना पड़ता है, फ़ोन भी यूज़ करना तो बहुत आँख के पास लेके, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो सब चीज़ें। एंड गवर्नमेंट क्या देती है रानी कॉम्पनसेशन? कुछ है, कुछ 3 लाख या कुछ अमाउंट होता है और आसानी से मिलता है कि उसके लिए भी आपको भागना पड़ता है? एक्चुअली जो 3 लाख कॉम्पेंसेशन है ये 2013 अकॉर्डिंग टू लॉ 2013 में ही आज तक पे लॉ आया, बट उससे पहले ये 3 लाख कॉम्पेंसेशन था कि एनी जो वायलेंस का शिकार होते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, तो उनको नॉर्मल 3 लाख से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। लेकिन आफ्टर जो लॉ आया तो उसके बाद बहुत सारे रूल्स बनी है, नालसा की तरफ से बनी है, आपको 10 लाख पे कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, 8 लाख पे कॉम्पेंसेशन मिलता है, बट ये सब लॉस में है, इसका इम्प्लीमेंट नहीं है। और जैसे कि मेरे टीम में 16 सर्वाइवर उड़ीसा में, उनमें से बाकी सारे सर्वाइवर का पूछ लीजिएगा, किसी को कंपल्सरी कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है। जैसे कि ये रूल्स में है कि एसिड अटैक के तुरंत से 10 डेज के अंदर उनका पूरा 3 लाख कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। दूसरा मैं आपको लॉ के बारे में पूछना चाहती हूँ कि लीगली कि जिसने आपको अटैक किया है उनको जेल मिलती है, कितनी जेल मिलती है, किसी को मालूम है उसका लीगल स्टेटस? मैम ऐसा होता है मोस्टली केसेस में कि लॉन्ग टू लॉन्ग केसेस चलते रहते हैं, जिसमें कि सर्वाइवर्स को बहुत सारा स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि कोई इतना हाई क्लास से नहीं होता है कि अपनी एसी की गाड़ी अफोर्ड कर सके। उसको जो रेगुलर बस होती है उसमें ट्रैवल करना होता है, उसके दौरान उसको ट्रीटमेंट भी अपना देखना पड़ता है और उसको तमाम चीज़ें देखनी पड़ती है ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग चलते ही मतलब सालों साल लग जाते हैं और बहुत सारे सर्वाइवर्स इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अपना केस छोड़ देते हैं। फराजी को ही ले लो, 3 साल की सज़ा हुई और नहीं 1.5 साल की उनको सज़ा हुई थी और 3 साल उनका केस चला था। 4 साल केस चला है और ओनली 3.5 साल की सज़ा हुई। फिर मुझे लगा कि मतलब जो विक्टिम होती है उस टाइम इंसान विक्टिम ही होता है, अपना केस भी देख रहा है, अपना ट्रीटमेंट भी करा रहा है। और मोस्टली मेरे
मेरे मतलब परिवार में कोई इतना नहीं था कि मुझे कोई सपोर्ट कर पाए, तो और गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट नहीं बेस्ट मिल पा रहा था क्योंकि हम ओनली 18 दिन रहे थे, तो मतलब ठीक नहीं था। तो हमने ट्रीटमेंट भी सब प्राइवेट करवाया क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो फैसिलिटी मिल जाती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी मतलब मशीनें नहीं होती हैं, ऐसी नहीं होती हैं, क्लीनिंग उतनी नहीं होती है, तो बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। तो वही था कि मेरा केस 4 साल चला और 3.5 साल की सजा हुई, तो मन अंदर से एक दुखी हुआ कि जज के सामने प्रूव है, उसके बाद भी जज को प्रूफ देना है कि किसी थर्ड पर्सन ने ऐसे अटैक होते देखा। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मुझे यहीं पे लगती है कि सामने प्रूव है, वो उस पर यकीन नहीं है। मतलब कोई नॉर्मल इंसान दूसरा आके गवाही देगा, उसका यकीन किया जाए। मैम ऐसे भी होता है कि ऐसे होता है कि सरकारी वकील प्रोवाइड होता है और सरकारी वकील के सहारे अगर एक सर्वाइवर रहती है तो वो कभी केस नहीं जीत पाती है, उसको प्राइवेट लॉयर हायर करना पड़ता है, तभी वो मतलब जब भी उसको जस्टिस मिलता है तभी वो जीत पाती है। एक मुझे रितु से भी एक सवाल करना था, जैसे हम थोड़ी बातचीत कर रहे थे कि रेप विक्टिम और एसिड विक्टिम का अगर हम कंपेयर करें उसके, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं अपने आप को पीछे ही रखती हूँ और मैं बात करती हूँ रेप विक्टिम्स की, मतलब उनका पेन ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा होगा, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, सॉरी बुरा मत मानना जो भी मुझे सुन रहा है, ठीक है उसका पेन ज़्यादा है, बट एक बार देखा जाए तो जैसे विलेज में कोई रेप हुआ और उसके बाद में बातें नहीं हुई, उसके बाद कोई स्टोरी नहीं हुई, तो वो छिप जाता है, कोई फेस देख के ऐसे नहीं बता पाता है कि इसके ऊपर इसके साथ रेप हुआ है। बस एसिड अटैक एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा क्राइम है जो आपको लाइफ टाइम तक वो लेके चलना पड़ता है और सालों साल उसके ऑपरेशंस होते हैं और उसको अफोर्ड करना फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद मुझे लगता है कि कंपेयर जैसी तो बातें होनी ही नहीं चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, मतलब एसिड अटैक को लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट है, बट वो फास्ट नहीं है। मैं सिर्फ मेरे केसेस में देखती हूँ, मेरी कितनी सारी दोस्त यहाँ बैठी हैं, उनके केस में 10-10 साल लग गए, 5-5 साल लग गए केस में डिसीजन आने में, उसको रीओपन करने में, या उससे लड़ते हुए झगड़ते हुए आगे बढ़े और उसके बाद 3 साल की सजा, 10 साल की सजा, 7 साल की सजा, 14 साल की उम्र कैद भी फिर वो 7 साल की हो जाती है। मेरे केस में उम्र कैद की सजा हुई थी 2.5 साल में, सबसे पहले डिसीजन आया था आई थिंक सो, और उसमें भी वो 5 साल के बाद छूट गए। क्या मिला? हाई कोर्ट में जाऊं, मेरी लाइफ देखूं, मेरे आगे के लिए सोचूं, या मैं केस लड़ती रह जाऊं, या मैं मेरे ऑपरेशंस कराऊं, मैं क्या कराऊं? लगातार सालों साल मेरी लास्ट टू लास्ट सैटरडे सर्जरी हुई है, आगे और होनी है, और मैं पिछले 10 साल से इसके साथ जूझ रही हूँ ऑपरेशन कराने के साथ। और आपकी सर्जरी का कितना हुआ, इफ आई कैन आस्क द कॉस्ट? मेरा स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स ने जो मतलब एक्सपेंस हुआ था वो 3-4 लाख था, और उसके बाद मेरे फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने गवर्नमेंट को अपील किया, तो उन्होंने 20 लाख रुपीज़ पास फंड किया था, तो मैं आज प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा पा रही हूँ, और उसमें से 16 लाख रुपीज़ यूज़ हो चुका, मतलब 21-22 लाख रुपीज़ अभी तक लग चुका है, और अभी भी ट्रीटमेंट बाकी है। और गवर्नमेंट ट्रैवल, फूड, स्टे का कोई भी एक्सपेंस नहीं उठाती है, वो सब खुद हमको करना पड़ता है। तो वो 10 सालों में उसका कोर्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इनफैक्ट उम्र कैद तो आपको है, जिन्होंने किया उनको तो आप कहते जैसे कि बताया मैक्सिमम 7 साल मिलती है, 14 साल होनी चाहिए, लेकिन दिन रात करके वो कहते हैं कि 7 साल में ही फ्री हो जाते हैं। मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद आपके सवाल लेंगे, हमारे पास ऑडियंस जुड़े हैं वो भी सवाल करेंगे, सो एक ब्रेक के बाद। हेलो और वी विमेन वांट में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एसिड विक्टिम सर्वाइवर्स के साथ, और अभी हम आपके सवाल लेंगे। थोड़े ऑडियंस भी जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने अपनी कहानी बताई, लेकिन हमारे ऑडियंस के पास भी काफ़ी सवाल है, और ऑडियंस में भी हमारे पास हैं जो खुद सर्वाइवर्स हैं जो आई हैं। आपको कुछ जोड़ना है यहाँ अगर बिफोर वी टेक द क्वेश्चंस, किसी को कुछ बोलना है? मतलब अभी बात हो रही थी ना कि कंपनसेशन को लेके, तो जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था, मेरे ऊपर एसिड अटैक 2011 में हुआ था, और मुझे कंपनसेशन 2018 में मिला था। मतलब पहले तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े घर से नहीं है, बहुत छोटे घर से। उसके जब मुझ पर अटैक हुआ था तब मेरे पापा ने ऐसे घर बेच के, मतलब मेरी जितनी अभी मेरी 16 सर्जरी हुई हैं, 15-16, तो मेरे पापा ने मुझे घर बेच के मतलब मेरी सर्जरी कराई। उसके बाद से 2018 में जब मैं छाँव से जुड़ी तब मुझे कंपनसेशन 2018 में मिला। और बाकी तो गवर्नमेंट कहती है कि अटैक के बाद ही तुरंत कंपनसेशन मिलना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है।
और रही कि ट्रीटमेंट की बात, तो अभी जैसे ऋतु जी ने बताया कि हॉस्पिटल में से ट्रीटमेंट उस हिसाब से नहीं मिलता जिस हिसाब से हम सर्वाइवर्स को मिलनी चाहिए। वहाँ पे एसी भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि और कोर्ट जाना, और उसके बाद से जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया वो मतलब 1.5 साल, मेरे केस में हुआ था, मेरे हस्बैंड ने किया था। वो 1.5 साल बाद बेल पे 40-50 हज़ार रुपये मेरे ससुर जी ने छुड़ा दिया, और उसके बाद से वो आदमी मतलब आराम से घूमता था। तारीख पे भी वो नहीं आते थे, मतलब मैं ही कंटिन्यू तारीख पे जाती थी। उस टाइम मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ता था, कोर्ट भी जाना पड़ता था, मतलब वैसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उसके बाद भी मतलब क्या कहें कि कानून तो मतलब मुझे ऐसे विश्वास नहीं है। मतलब मेरे केस में ऐसा हुआ 2011 से लेकर 2017 तक का कोई सज़ा नहीं हुआ। वो इंसान आराम से घूमते थे। एनी अदर क्वेश्चंस? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में आए हैं और इतने ज़्यादा मोटिवेटेड फेस के साथ आए हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है आप सभी के लिए, थैंक यू वेरी मच। एक बात मुझे फ़रा मैम की बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने कहा, एक एसिड विक्टिम होने के नाते उन्होंने ये बात कही कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसको जीना चाहिए। तो वाकई आप लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग आगे भी बहुत अच्छे से जिएंगे, बहुत मोटिवेट रहेंगे। बस मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी तरह भारत में और भी लड़कियां हैं और भी महिलाएं हैं जो इस ही फेज से गुज़र रही हैं, तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए आप कुछ बातें कहिए जो ये चैनल को और ये शो को देख के वो उनको कुछ मोटिवेशन मिल सके। और उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कुछ के पेरेंट्स ने उनका साथ छोड़ दिया है, वो साथ नहीं देते हैं कि हमारी बेटी ऐसी हो गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पर आप बोलेंगे? देखिए, पेरेंट्स सबके माइंड एक जैसा नहीं होता है और सबके पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, तो हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। हमें अपना हक कहीं भी किसी भी जगह पे आप जाके देखिए प्यार से नहीं मिलता है। तो अगर हमारे साथ कोई हादसा होता है और अगर हमें अपनी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, स्ट्रगल तो हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा और ठीक, तो हमें जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कभी लो नहीं करना चाहिए। हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऊपर ही रखना चाहिए, प्लस अपनी काउंसलिंग खुद ही करना चाहिए। वो एक बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस वक्त हम चारों तरफ से टूट जाते हैं, किसी का प्यार नहीं मिल रहा होता है, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती है। और अगर पेरेंट्स जिनसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, जिनके साथ हम बचपन से बड़े होते हैं, और वही लोग अगर हमें सपोर्ट नहीं करें तो वो एक शॉकिंग होता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके अलावा हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या रिलेटिव नहीं कर रहे हैं, तो उससे बाहर निकलना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके लिए हमें बहुत अपने आप से लड़ना होता है। मैम, मेरा नाम तान्या मित्तल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू ऑल। मैम, इंसानियत की बात करें तो मैम एग्जांपल देती हूँ। अभी छपाक मूवी में हमने देखा कि उसमें कहीं ना कहीं महिला का हाथ था, और अभी 1 महीने पहले एक हादसा हुआ था जिसमें लड़की ने लड़के के ऊपर एसिड डाला था। तो मैम ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के या पुरुष ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैम इंसानियत कहाँ है? इंसानियत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है, और अक्सर हम बातें भी करते हैं इंसानियत की, मैंने छपाक में काम किया है और मैं उससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि जो मेरा अटैकर की जो गैंग थी उसमें भी एक लेडीज़ इन्वॉल्व थी। मुझे लगता है कि सब चीज़ें भूल के एक घर में डॉगी भी होता है, वो अपने मालिक के लिए वफादार होता है, बट इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है। हम अपने मुंह से बातें कह सकते हैं, अपना दर्द बता सकते हैं, हम अपनी तकलीफ कह सकते हैं, उसका सलूशन भी इंसानों के पास है। इंसानी डॉक्टर है, सब कुछ है, जज है, सब कुछ है, बट हम कहीं ना कहीं उस मुद्दे से भटक के और रेस में दौड़ लगा रहे हैं अपनी इंसानियत को पीछे छोड़ के। मुझे लगता है कि गिलास एक होता है, उसमें पानी की क्वांटिटी देखो, उसको खाली मत देखो कितना है पानी है, वो इम्पोर्टेंट है, उससे आपकी प्यास बुझ सकती है, पूरे से नहीं थोड़े से भी। तो अपनी इंसानियत को एटलीस्ट मत भूलो और इंसानियत होने के नाते आगे बढ़ो और लोगों की मदद करो। मुझे लगता है कि हम 5 लोग बैठे हैं, तो हम 5 लोग तो एटलीस्ट मेंटली क्राइम फ्री रहे, उसके बाद हम सोसाइटी की बात करेंगे, उसके बाद हम सिटी की बात करेंगे, उसके बाद हम स्टेट की बात करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंसानियत हमको नहीं भूलनी चाहिए। आई थिंक वी मस्ट। ये एसिड इतना सस्ता है और इसका इलाज इतना महंगा है,
क्यों ऐसा, मतलब हम इसको बंद क्यों नहीं कर देते हैं? आप लोग इतना कुछ सरवाइव कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा, आईडी प्रूफ्स पे मिलेगा। आप कई शॉप से लेने जाते हैं तो आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा किस रीज़न से ले रहे हैं, बट इम्प्लीमेंट नहीं है। एसिड सोच में भरा है, हम लोग इंसान ही एसिड फेंकते हैं, अपना माइंड से एसिड नहीं निकालते। दुकानों पे बंद रेस लगा रहे हैं बंद कराने की, लो आने की। मुझे लगता है कि खुद को बदलने की ज़रूरत है। आज आप और मैं बदल जाए तो हर एक इंसान देख देख के बदलेगा। थैंक यू सो मच, आप सब आए, हमसे बात की। और इनफैक्ट इसमें एक बात प्रेरणा की भी है, जैसे कि उन्होंने कहा चाहे पानी आधा ही फुल होए लेकिन वो भी लेके सर्वाइव कैसे करते, ये हमें इनसे सीखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच आप। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.